हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के सेकेंड चैप्टर जो कि विष के दांत है, जो कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। तो उसी के बारे में अब हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दी गई है, तो टोटल 14 क्वेश्चन है। तो पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और जल्द से जल्द और अच्छे शब्दों में आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ ज्वाइन करें, आपको इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह जो विष की दांत कहानी दी गई है, इसके शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। इसका जो शीर्षक दिया गया है विष के दांत, ये कहाँ तक सही है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। इस कहानी में महल और झोपड़ी वालों के बीच की लड़ाई को दिखलाया गया है और साथ में ही गरीबों पर हो रहे शोषण के खिलाफ विद्रोह की बातें दर्शाई गई है, जो कि मदन के द्वारा खोखा के 2 दांत तोड़ देने पर प्रकट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक विष के दांत सार्थक है। तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे है जो सेन साहब के परिवार में जो बच्चों के को लेकर के भेदभाव किया जाता था, लड़कियों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था और लड़कों के खोखा के लिए अलग व्यवहार था, तो उसके बारे में अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे अभोगा सेन साहब के घर के बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद जाति थी। वे अपनी बेटियों को दबा के रखते थे, जबकि अपने बेटे खेमा खोखा को खुली छूट दे रखी थी। बेटियों के यहाँ पे सॉरी खेमा में नहीं खोखा होगा, दे रही थी। बेटियों के लिए खुलकर हंसना भी मना था, जबकि बेटा 5 साल के उम्र से ही बड़ों पर हाथ छोड़ता था। अब हम देखेंगे अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। आपको यहाँ पे क्या है, तो खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो वो अपने जीवन के मामलों में, अपने घर के मामलों में और सारे मामलों में अपवाद था, क्योंकि सेन साहब ने उन्हें माथे पे चढ़ा के रखा था। तो आंसर देखेंगे, खोखा जीवन के सभी नियमों का अपवाद था और इसी कारण वो घर के नियमों का भी अपवाद था, जिसका कारण ये था कि मिचे तथा मिस्टर सेन की 5 लड़कियां के बाद बुढ़ापे में एक बेटा हुआ था और खोखा ना उम्मीद उनके बुढ़ापे का सहारा था। तो स्वाभाविक था कि सारे नियम सिर्फ लड़कियों के लिए होते और लड़कों के लिए, खोखा के लिए कोई भी नियम नहीं था। तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन दंपति खोखा को में कैसी संभावनाएं देखते थे। तो सेन साहब कैसी संभावनाएं देखते थे, क्या जो खोखा क्या बनेगा, तो खोखा इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ पे अब इसका आंसर होगा, जो सेन दंपतियां खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देख रही थी, क्योंकि सेन साहब भी इंजीनियर थे। उनको खोखा में ऐसे लक्षण भी दिख रहे थे और खोखा उसी प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। मिस्टर सेन कहते थे कि आज की पढ़ाई लिखाई सब फिजूल खर्ची है। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा उनके जैसा बिजनेसमैन इंजीनियर बने और इसके लिए कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर उन्होंने अभी से ही ट्रेनिंग दिलाना भी शुरू कर दिया था। तो ये आप देख चुके थे क्या, जो वो एक दो मिस्त्री को गैरेज से बुलाते थे, क्या जो अभी से इसका हाथ मजबूत हो जाए। अब यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करना है, तो यहाँ पे कुछ प्रसंग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पे चारों प्रसंग दिए गए हैं और चारों प्रसंग को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां। उनके माता पिता को इस बात पे गर्व है। तो इसका क्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो पहले ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है ये हमें लिखना होगा। तो पहले भी पिछले कक्षा में बताए थे, अगर आपने पिछली कक्षा का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं पिछले अध्याय का वीडियो। और हमने बताया था क्या, जो अगर व्याख्या करना हो, भाव स्पष्ट करना हो, तो पहले क्या लिखेंगे, तो वो प्रसंग लिया कहाँ से गया है, वो पंक्ति ली कहाँ से गई है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बारे में उस पंक्ति का अर्थ बताएंगे। तो भी प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी विष के दांत से ली गई। अब इसकी प्रसंग को का व्याख्या करेंगे। इस पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि सेन साहब की जो बेटियां थी वो बड़ी शांत स्वभाव की थी तथा वह कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करती थी, जिनसे उनके सेन साहब और उनकी पत्नी को उन पर गर्व था। अब देखेंगे खौ की तरफ। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अब क्या कह रहे हैं, जो खोखा के जो दुर्लभ स्वभाव थे, बुरे स्वभाव थे, उसके कारण क्या किए थे सेन साहब, अब घर के नियम को भी बनाए हुए थे। लड़कियों के लिए अलग और खोखा के लिए अलग नियम थे। तो उसी के बारे में अब बताना है, तो उसी का भाव स्पष्ट करना है। तो पहले तो लिख देंगे क्या, जो
प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 के नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी विष के दांत से ली गई है। अब इस बात के बाद बताएंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि खोखा सेनों पे यहाँ पे सॉरी फिर खेमा लिखा गया। खोखा होगा सेनों के बुढ़ापे की लाठी का सहारा था, जिस कारण घर के सारे नियम उसके स्वभाव के अनुसार ही बनाए गए थे ताकि उसे घर के कुछ भी कार्य करने की आज़ादी रहे। तो यहाँ पे क्या था, तो उसके नियम अनुसार ही बनाए गए थे ताकि वो कुछ भी कर सके, बड़ों पे भी हाथ छोड़ देता था। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर व डाकू बनते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे, अब यहाँ पे आंसर इसका होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 के नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी विष के दांत से ली गई है। क्योंकि पहले क्या करना है, तो ये कहाँ से ली गई है वो बताना है। आप बताना है इसके पंक्ति के में भाव क्या है, इस पंक्ति का व्याख्या करना है। तो इस पंक्ति में सेन साहब गरीब पर तंज कसते हुए कहते हैं कि मदन जो अभी से ही बड़े से जवान लड़ा लेता है और अगर लक्षण ऐसे ही रहे तो अगर चलकर ये गलत काम करेगा और चोर डाकू गुंडा बनेगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो हंस कौवे की जमात में शामिल होने के को ललक गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हंस कौवे की, तो यहाँ पे ये बतलाना चाहते हैं क्या, जो ये बड़े घर का महलों में रहने वाला लड़का क्या हुआ, तो कौवे की जमात में, ये मिट्टी में खेलने वाले की जमात में आने के लिए शामिल हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो उक्त पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 के नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी से विष के दांत से ली गई है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो इसका प्रस्तुत पंक्ति का क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। तो आगे देख, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को दिखलाते कहते हैं कि खोखा जो की चार दीवारियों के बीच रहने वाला लड़का था, वो मदन के ग्रुप में खेलने के लिए आ गया, जो हमेशा मिट्टी में खेलते थे। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार ने उन्हें क्या किस तरह उत्तर दिया। तो उनके बीच जो बातचीत हुई थी, क्या जो पत्रकार जब बोलना चाहता था तो ये क्या बोले थे, जो हम इंजीनियर बनना चाहते। पत्रकार ने कहा था क्या, जो हम अपने बेटी को पूरी आज़ादी देना चाहते हैं। तो उसी के बारे में लिखना था। सेन साहब के मित्रों में पत्रकार मित्र लड़के के वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकते थे। सेन साहब के मित्रों ने पत्रकार मित्र के लड़के की किसी हरकत पर तारीफ कर दी। सेन साहब दूसरों के बच्चों की तारीफ नहीं सुन सकते थे। पत्रकार मित्र इसके बाद अपने बच्चे के बारे में कुछ कहते, इससे पूर्व ही सेन साहब बोले, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। फिर वे खोखा की तारीफ करने लगे। पत्रकार महोदय मुस्कुराने लगे। जब उनको बोलने का मौका मिला तो वो बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पहले जेंटलमैन बने, फिर वह कुछ भी बनने को आज़ाद होगा। इन बात से में छिपे व्यंग को तार कर सेन साहब मनी मन ऐंठ कर रह गए। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मदन और ड्राइवर के बीच हुए विवाद में कहानीकार क्या बतलाना चाहते हैं। तो मदन और ड्राइवर के बीच हुए विवाद में का कारण था मदन का सेन साहब की गाड़ी को छू देना। ड्राइवर मदन के साथ सेन साहब की तरह व्यवहार करता है, जबकि ड्राइवर और मदन के पिता गिरधरलाल दोनों एक ही श्रेणी से आते हैं। इस विवाद के द्वारा कहानीकार एक वैज्ञानिक सत्य को बताना चाहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाला इसलिए जीत जाता है क्योंकि दूसरा झोपड़ी वाले अपने ही वर्ग के खिलाफ महल वाले की मदद करते हैं। तो यहाँ पे लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई जब होती है तो क्या होता है, जो झोपड़ी वाले दूसरे झोपड़ी वाले महल वालों की मदद करने लगते हैं अपने झोपड़ी वालों के खिलाफ, जिसके कारण क्या होता है, तो महल वाले जीत जाते हैं। तो वही बताने का प्रयास किया है यहाँ पे लेखक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक का क्या दिखलाना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो एक दिन लट्टू न जाने की बात पर कासू और मदन के बीच झगड़ा हुआ। मदन ने न केवल कासू के रोब झाड़ दिए बल्कि उसके 2 दांत भी तोड़ डाले। मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अप्रत्याशित रूप से गिरधर अपने बेटे को छाती से लगा लेते हैं। जो काम गिरधर अनेक कारणों से नहीं कर सका वो उनके बेटे ने कर दिखलाया। मदन के इस साहसिक कृत्य से भावनात्मक रूप से सहायता हुआ था। और कहानीकार साथ में यह भी कहना चाहते हैं कि किसी को दबा कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि जब वो उड़ेगा तो भयानक तबाही लाएगा। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगर कुछ गलतियां होती होगी तो इग्नोर करते चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। लेखक के इस व्यंग को कहानी के उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस कथन की सार्थकता का उदाहरण देने से होती है कि जब कासू मदन से लट्टू नचाने को मांगता है और मदन के मना करने पर कासू मदन को पर हाथ छोड़ देता है, तब मदन के साथ खेल रहे बच्चे किसी भी मदद नहीं करते हैं, ना ही अपने पिता के मालिक के बेटे की और ना ही मदन की। जो मदन जीत जाता है। वहीं ड्राइवर सेन
साहब की पक्ष लेकर लड़ता है तो मदन हार जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखलाना चाहते हैं, तो जहाँ पे वो ड्राइवर अगर यहाँ पे मदन की तरफ रहता है तो मदन को कभी वो देखना नहीं पड़ता। वहीं पे अगर ये सब फिर झोपड़ी वाले जितने भी थे इसके दोस्त वो उसके साथ चले जाते तो फिर मदन हार जाता है। तो यहीं पे क्या, तो दोनों के तरफ से बतलाया गया क्या, जो महल और झोपड़ी वालों के बीच अंतर को दिखलाया गया, जो कैसे महल वालों और झोपड़ी वालों में महल वाले जीत जाते हैं और झोपड़ी वाले हार जाते हैं। अब आगे है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गिरधर उस रात अपने बेटे को दंडित करने के बजाय अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उस दिन वो अपने बेटे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और सोचता है कि मुझे जो करना चाहिए था वो मेरे बेटे ने कर दिखलाया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो तीनों का चरित्र चित्रण करना है। तो सेन साहब का पहले करते हैं। तो सेन साहब के पास आर्थिक धन अधिक धन होने के कारण वे छोटे लोगों के से महत्व नहीं देते थे और अपने बेटे हद से ज़्यादा विश्वास करते थे, जिसके कारण कासू का भी चरित्र अभी से ही बदतमीज वाला होता जा रहा था। वहीं पे गिरधर लाल को और झोपड़ी वालों की तरह दबकर रहने की आदत पड़ गई थी, लेकिन मदन वैसे लोगों में नहीं था जो किसी के अत्याचार को बर्दाश्त करता। तो यहाँ पे तीनों के चरित्र का वर्णन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है। तो ऑब्वियसली कहानी का नायक कौन होगा, तो कहानी का नायक मदन होगा। तो क्यों होगा वो भी बताना है। तो मेरी दृष्टि से कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वही कासू की विष के दांत तोड़ता है। इस तरह कहानी के मूल उद्देश्य का साक्षात्कार उसी के द्वारा होता है। कहानी के प्रतिपादक का मूल हेतु भी वही है, अतः कहानी के संक्षिप्त भूमिका होने के बावजूद भी कहानी का नायक उसे ही मानना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो अब कहानीकार जो है शुरुआत से ही क्या, तो व्यंग कस रहे हैं, तो उनके कुछ उदाहरण उनके लिए देना है। तो कहानीकार के व्यंग के केंद्र में है सेन साहब और उनका परिवार। सेन साहब उच्च मध्य वर्ग के प्रतिनिधि पात्रा हैं। बच्चों के पालन पोषण में सेन साहब के भेदभाव युक्त रवैये पर लेखक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। इसके अलावा ड्राइंग रूम में पारिवारिक मित्रों के साथ बैठे सेन साहब की बातचीत पर भी लेखक की व्यंग्यात्मक दृष्टि है। साथ ही कासू की गतिविधियों और कृत्यों पर भी लेखक की व्यंग्य दृष्टि है। कहानी के आरंभ में ही 5 लड़कियां का विवरण देते हुए लेखक ने व्यंग्य कसा है। तो यहाँ पे अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो विष के दांत कहानी का क्या करना है, सारांश लिखना है। कम शब्दों में पूरे विष के दांत कहानी को लिखना है। तो यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी के संग्रह से ली गई है। यह कहानी उच्च मध्यवर्गीय के अनेक गतिविधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से समाज के भीतर एक सेन साहब जैसे श्रेणी उभरती है, तो एक गिरधर लाल जैसे जो अनेक बंदिशों के बावजूद अपने बंदिशों को बनाए रखना चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, अलविदा।